तीनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। तो फिर मेरे को, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैंने गलती क्या की है। मैं स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट नहीं थी, ये मेरा प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं हमेशा प्रेफर करती थी लाइब्रेरीज में पढ़ना ज्यादा। तो स्टार्टिंग से ही आपको एक प्लान होना चाहिए कि आपको इतने टाइम में ये चीजें कवर करनी है। तो मुझे रात में सोने से पहले गिल्ट रहता था कि आज मेरा ये चीज रह गया और ये मैं नहीं कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं और ज्यादा प्रिपेयर करती थी और अच्छे से करती थी। और भी टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही टेस्ट सीरीज, मैंने और भी जगह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मुझे जियोलॉजी कॉन्सेप्ट में ही मिले। हम कैजुअली रखेंगे इसको, ठीक है। यस। ओके। तो पहले तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अभी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आई मीन सेकंड रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स रियली गुड। ओके। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आनी ही थी, या ऐसा सरप्राइजिंग लग रहा है कि। एक्चुअली मेरा सिलेक्शन होना था, दैट वाज कंफर्म। मैंने इंटरव्यू और मेंस में मेरे को कंफर्म हो गया था कि पेपर अच्छा गया है, एंड इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। ओके। तो आई वाज श्योर कि आई विल गेट सिलेक्टेड, बट आई वाज नॉट श्योर दैट आई विल गेट सेकंड रैंक। सेकेंड रैंक, तो जब सेकेंड आई रैंक। वाज एक्सपेक्टिंग इन टॉप 20। आई हम्म। वाज एक्सपेक्टिंग इन टॉप 20, बट नॉट द सेकंड। तो जब सेकेंड रैंक देखा तो कैसा लगा आपको कि मतलब ये क्या हो गया। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेकंड रैंक होगा ऑब्वियसली, एंड everyone appreciated me, so it was really good. घर में कैसा माहौल है। घर में everyone is very happy, ओके। especially my dad. तो उन्हें देखा होगा कि इतना मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली है। हाँ, या, तो ऑफ थोड़ा सा कोर्स। प्रोसेस पे आते हैं। तो जैसे आपका पहले नेट और गेट भी क्लियर हो रखा है, राइट। हम्म। आपका नेट में रैंक था 9 नाइन्थ, या। और गेट में 22। तब आपने बोला था कि 20। इंटरव्यू नहीं देंगे, तब देंगे जब जीएसआई क्लियर हो जाएगी। जी हाँ। हाँ, क्योंकि मैं उस समय फोकस थी जीएसआई में। तो आई थॉट कि पहले मेरा जीएसआई हो जाए, देन आफ्टर दैट आई विल गेट द इंटरव्यू। तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि जो स्टेज थी कि क्लियर करना शुरू करना है, जैसे नेट के लिए भी तैयारी, गेट के लिए भी तैयारी, तो हम पूरा देखेंगे अभी। तो वो यस सर। तो हाँ। कैसे बनता है कि सब लोग कर रहे थे आसपास तैयारी, कि आपको था कि मुझे जीएसआई ही करना है या नेट गेट करना है, कहाँ से शुरू हुआ ये। एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं गेट का प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा हमेशा फोकस गेट ही था, जीएसआई बहुत बाद में। एक्चुअली मेरे को बीएससी से ही गेट में ही फोकस था। जब हम्म। मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में आई, तो एमएससी फर्स्ट ईयर के बाद एक्चुअली सेकेंड ईयर तो हमारे कोरोना का पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट ईयर से मैं गेट का प्रिपरेशन कर रही थी। जीएसआई का प्रिपरेशन मैंने बहुत बाद में, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट 21 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो मैंने क्लियर कर लिया था, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई कुडंट गिव द मेंस एग्जाम। तो तो आई थॉट कि बिना प्रेपरेशन के आई क्लियर द प्री, और सीट्स ही बहुत कम थी। सो आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि नेक्स्ट ईयर आई प्रिपेयर फॉर इट, देन आई डेफिनेटली गेट इट। ओके तो चलो तो। बेसिकली आई प्रिपेयर फॉर गेट। ओके। मैंने जीएस भी प्रिपेयर नहीं किया था कभी ऐसे, स्पेशली जीएसआई के लिए ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया ओके, तो ज्यादातर कंफ्यूजन जो रहता है एस्पिरेंट्स में, वो मैंने जनरली जो ऑब्जर्व किया है वो ये होता है कि सर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, अब हम था। नेट नहीं देखेंगे, अब हम जीएसआई नहीं देखेंगे, अब हम गेट की ही कर रहे हैं, या फिर हम नेट की ही कर रहे हैं। अब जो तुम्हारी तीनों में रैंक आ गई है, और मतलब भगवान की क्या इतना अच्छा रैंक आया है सब, 9, 22 ऑल इंडिया रैंक 2। तो तुम इस मिथ को ब्रेक करो कि एक एग्जाम नहीं हमें जियोलॉजी की प्रिपरेशन करनी होती है, या तुम्हारा भी ये है कि गेट नेट और जीएसआई एकदम अलग है। तो एकदम अलग तो नहीं है, मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम। बस क्वेश्चन के पैटर्न डिफरेंट होते हैं। लाइक गेट में हमें नेट क्वेश्चंस करने होते हैं, जीएसआई में वी डोंट हैव नेट्स। और नेट में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा मतलब अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, और हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो बेसिकली अगर कोई जियोलॉजी पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले, अगर सपोज मैंने ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ओशनोग्राफी थोड़ा बहुत थ्रू नेट, और थोड़ा बहुत नोट्स जो भी मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया था, तो मैंने उतना ही पढ़ा था। मैंने ओशनोग्राफी पे बहुत ज्यादा मतलब जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट अच्छे से कवर किया था उसका, जो वेव्स और वो सब होते। बट मैंने बेसिकली फोकस किया जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी, क्योंकि वो गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने सोचा कि अगर गेट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरे को ये दो पार्ट तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओशनोग्राफी आता नहीं, ऑफ कोर्स ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी गेट में कोई सिलेबस में ही नहीं है। तो बस वही तो नहीं है। आई प्रिपेयर फॉर गेट बेसिकली, और तो मैंने जियोलॉजी पे फोकस किया एंड आई फोकस्ड ऑन जियोफिजिक्स। हम्म। तो उसके हेल्प से मेरे को नेट में भी बहुत जियोफिजिक्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और राइट। सेक्शन सी में बहुत जियोफिजिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने चार, मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस जियोफिजिक्स के मैंने कर लिए। तो उस वजह से मेरे को हेल्प, अब 25 क्वेश्चंस करने थे और आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए नेट में आपको जरूरी नहीं आप ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ के ही जाओ। आप हम्म। थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो फॉर बी सेक्शन। हाँ, बी सेक्शन में थोड़ा आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो हेल्प ये सब सब्जेक्ट्स का। बट सी सेक्शन तो मुझे लगता है कि अगर आप जियोलॉजी और जियोफिजिक्स बहुत अच्छे से कर ले तो आपको ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जीएसआई बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप जीएसआई में जियोलॉजी के पेपर में आराम से कर सकते हैं। तो वो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। और हमारे जीएसआई का सिलेबस बेसिकली एमएससी जो हम लोगों के सिलेबस है उससे बहुत सिमिलर है। तो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, द नोट्स एंड द बेसिक बुक्स, दे वर सफिशिएंट। आपको बेसिक मतलब बेसिक बुक्स से पढ़ना चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनसे पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट विल बी क्लियर। सो यू कैन डेफिनेटली, आप तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी, तीनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेट करें तो आप गेट नहीं कर सकते, ऐसे मुझे नहीं लगता। राइट। जियोलॉजी इज मेड थिंग। आपका एग्जाम्पल तो काफी अच्छा है क्योंकि इतना आपने सब में अच्छा स्कोर किया है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉलो अप है इसी का, कि जैसे क्या होता है, मान लो नेट का एग्जाम आ रहा है, तो क्या आप थोड़ा मोड में, प्रिपरेशन के मोड में चेंज कर लो क्योंकि सिलेबस वही है। यस। तो क्या रहता था, वो शिफ्ट कैसे रहता था कि अब नेट के लिए थोड़ा सा फोकस करना है, अब गेट के लिए करना है, हाँ। अब प्रीलिम्स आ गया, फिर अब सब्जेक्टिव आंसर मेंस आ गया, तो क्या कुछ चेंजेस रहते थे, रिवीजन कैसा रहता था, उस पर थोड़ा सा हम्म। फोकस एग्जाम वाइज करते हैं। तो गेट से शुरू करते सबसे पहले गेट, एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रही थी गेट के लिए, तो फर्स्टली तो मतलब फेब्रवरी में था गेट, और मुझे था कि मुझे लगा कि 2021 मेरा अटेम्प्ट था, तो मुझे ये था कि नेट का एग्जाम पहले हो जाएगा। सब कोई उस समय थोड़ा सा हैं। कंफ्यूजन चल रहा था कि नेट का एग्जाम कब होगा, कुछ क्लियर नहीं था। तो मेरे को लग रहा था कि अगस्त तक मेरा गेट का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में हुआ था, राइट। जस्ट अ वीक बिफोर द गेट एग्जाम। 25th कुछ ऐसा था। राइट। हाँ। सो मैं इनिशियली मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट जब मैंने देखा कि नेट के एग्जाम की कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, तो आई थॉट नहीं, अब मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ज्यादा नेट क्वेश्चन। तो मैंने शिफ्ट अपना गेट की तरफ फोकस कर लिया कि ठीक है, जब भी नेट का एग्जाम आएगा मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे, और थ्योरी तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो मैं गेट पे फोकस मेरा चला गया। तो गेट के लिए मैं इनिशियली तो जो भी सब्जेक्ट्स है, लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स में उन पे ही फोकस कर रही थी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही थी, और बेसिकली मैं नेट प्रैक्टिस ज्यादा कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। वही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है अर्ली, वही अगस्त टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे। सो मैं, और हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं उनको भी प्रैक्टिस करती थी। तो जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको गेट में, एक्चुअली यही मेन थिंग है, आपको प्रैक्टिस। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ यही हुई थी, मैंने प्रैक्टिस, मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो लेकिन मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं था 2020 हाँ 2021 के एग्जाम में। और उस साल गेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा नेट क्वेश्चंस आए थे, नेट क्वेश्चंस। सो हाँ। उसमें थोड़ा सा गड़बड़, हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। सो आई गॉट 197 रैंक हम्म। दैट ईयर। तो फिर मेरे को, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैंने गलती क्या की है। तो नेक्स्ट ईयर आई फोकस्ड बेसिकली ऑन नैट क्वेश्चंस, अब एंड थ्योरी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो मैंने उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, और जो जो भी टॉपिक्स रह गए थे उनको कंप्लीट किया। और नैट क्वेश्चंस बेसिकली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन हर कोई लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो हर कोई करके जाते हैं। आप उसके टेस्ट तो सीरीज आंसर भी जितना ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट, मॉक टेस्ट। प्रीवियस यस। के तो आंसर्स भी पता चल जाते हैं सब तो। अलग। हाँ, मैंने उनको भी मेरे को लग रहा है 4-5 बार सॉल्व किया होगा, लेकिन ये है कि आप करते 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 आपको आंसर ही याद हो जाते हैं, तो अब वो मोनोटोनस हो जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से जितना आप
मतलब जितना इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चंस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको एग्जाम टाइम में कम डर लगेगा। राइट। तो वही तो और बेसिकली टेस्ट सीरीज देना तो चाहिए, वो सही है, बट आपको एनालिसिस भी करना चाहिए। तो राइट। मैं एनालाइज करती थी। तो आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है उनमें एक्सप्लेनेशंस रहते थे, तो मेरा अगर कुछ गलत होते थे क्वेश्चंस, आई यूज टू रीड दो एक्सप्लेनेशंस, आई यूज टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते, बस दे दिया, कम आए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट और टेस्ट सीरीज, बट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। राइट। तो वो हेल्प करती है टेस्ट सीरीज, ऑफ कोर्स। तो मैं नैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, सो नेक्स्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया गेट का, तो आई वॉज वेरी काम ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। तो इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ओके। और जितना रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो रिवीजन पे भी हम आएंगे, बट पहले नेट में कैसे था? नेट के लिए, अच्छा, नेट तो उसी टाइम नेट आप दे आई थी। नेट एक्चुअली नेट एक्चुअली बहुत कम, मतलब मैं गेट का प्रिपेयर कर रही थी, अचानक से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 10 डेज या 12 डेज था, उन्होंने डिक्लेयर किया कि नेट का एग्जाम होगा, और डेट मेंशन कर कि ऐसे डेट है जनवरी में। सो मैंने थोड़ा सा फोकस किया कि मैंने 1 वीक बिफोर द नेट एग्जाम मैंने थोड़ा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए। उसमें भी मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाई थी ड्यूरिंग, क्योंकि मैं गेट का प्रिपेयर कर रही थी और अचानक से, हम्म। तो थोड़ा सा था कि सेटबैक हो गया था। तो बट आई थॉट नहीं, जितना जियोलॉजी मैं कर रही हूँ मैं उसी पे फोकस करूंगी। और ओशनोग्राफी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, और बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा था। हम्म। और जो मैंने एग्जाम दिया उसमें जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस भी आए थे, और बेसिकली जियो फिजिक्स पार्ट मेरा अच्छा गया था उस वाले एग्जाम में। तो उससे मेरे को हेल्प बहुत मिल गई ओके। नेट के एग्जाम में। और मैंने 1 हफ्ते पहले ही ओशनोग्राफी पढ़ा, मैंने उससे पहले ओशनोग्राफी पढ़ा ही नहीं तो नेट में आपका रैंक 9 था, स्कोर आपका कितना था लगभग? था। 150 मार्क्स, 150। वेरी फाइन। अच्छा, तो अब थोड़ा सा नेट और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एनईटीज, उसमें हम्म। आपको शुरुआत से कॉन्फिडेंस था कि मतलब जब प्रिपरेशन शुरू नहीं करी थी, या फिर धीरे धीरे आपका, क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जियोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट नेट से थोड़ा सा घबराते हैं। मतलब हम्म। ऐसा टफ नहीं होता है, बट दे हैव दैट सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो वो आपका था कि यू वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट दीज न्यूमेरिकल टाइप्स? नो नो, मैं स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट नहीं थी, ये मेरा प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं बता रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम जो मेरा अटेम्प्ट था, मेरा इसीलिए गड़बड़ हुआ बिकॉज मेरी प्रैक्टिस कम। हम्म। तो मुझे वो समझ में आ गया था, थ्योरी पार्ट वाज वेरी गुड, मेरा कंसेप्ट क्लियर थे, बस थोड़ा प्रैक्टिस नहीं थी, उस वजह से मैं एग्जाम में थोड़ा रश हो गया था, और थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ गई थी ड्यूरिंग द एग्जाम। तो नैट क्वेश्चंस के लिए आप जितना ज्यादा, क्योंकि आप कभी पुट करते हो, मेरे साथ ये गलतियां बहुत हुई, मैं आंसर पुट कर रही हूँ, मेरे को फॉर्मूला पता है, मुझे सब पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ड्यूरिंग द एग्जाम आपने कुछ गलती कर दी आंसर पुट करने में, पॉइंट में या डेसिमल प्लेसेस में। तो ये सारी गलती, और हाँ, यूनिट कन्वर्जन्स उसमें भी बहुत गलतियां होती है। तो ये वाली चीजें जो होंगी, ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेसिकली आपको जो गेट का कैलकुलेटर होता है उसी से हमेशा, और आपको हमेशा लैपटॉप या फिर माउस उसी से करना चाहिए। मोबाइल में जनरली आई यूज टू डू फ्रॉम द मोबाइल ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर। तो मैंने बोला नहीं, एग्जाम में हमारे पास मोबाइल नहीं रहते, वी हैव द माउस एंड कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैंने इसीलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन और माउस का ही यूज करती थी, कि हमें जैसे एग्जाम में जिस तरीके से हम प्रिपेयर कर, मतलब एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें सी मोड। माउस से ही होना चाहिए कि हाँ, उसमें, और वही कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, कभी भी मोबाइल कैलकुलेटर से मत करिए। ओके। हमेशा वो कैलकुलेटर का थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ उसमें कैसे करना है, क्योंकि उसमें भी कई बार रेडियंस और डिग्रीज में डिफरेंस, ये भी गलती हो जाती है। राइट। रेडियंस में कभी कोई रहा तो रेडियंस में आंसर दे दिया, डिग्रीज में नहीं दिया, तो वो भी गलती हो गई। तो ये सब चीजें बहुत, और डेसिमल प्लेसेस की बहुत गलती होती है, यूनिट कन्वर्जन की, तो ये सब प्रैक्टिस से ही जाएगा। और ये कंसेप्ट टेस्ट नहीं सीरीज, इसीलिए टेस्ट है। सीरीज और ये सब राइट। इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके। तो अब हम थोड़ा सा जीएसआई की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो अलग थोड़ा सा हम्म। एग्जाम है। तो या। जियोलॉजी आपका बेस रेडी है, आपका कंसेप्ट रेडी है, फिर हम्म। आता है प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसमें हम्म। जीएस भी है और जियोलॉजी भी है। तो पहले तो हम्म। दोनों को मैनेज कैसे किया, और क्या लेके गए थे दिमाग में कि कितना करना है, कितना सॉल्व करना है, कितना अटेम्प्ट करना है? तो वो क्या था प्रोसेस? प्रीलिम्स
के लिए जियोलॉजी पार्ट तो मेरा क्लियर था कि हाँ उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि था थोड़ा कॉन्फिडेंस था, गेट के लिए प्रिपेयर किया था। लेकिन जो जीएस पार्ट है उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर किया था मैंने थ्रू हम्म। आउट द ईयर। जो वो 15 डेज का गैप था फ्रॉम गेट टू जीएसआई, 15 डेज का गैप था आई गेस, 15-16 डेज। तो मैंने उसी में सिर्फ जीएस पे फोकस किया। हाँ राइट। आप नहीं क्लियर कर सकते हो पूरा, जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप उन 15 डेज में नहीं कर सकते। तो मुझे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लगा रखे थे, तो मुझे आइडिया था कि किन किन पार्ट को मैं क्लियर कर सकती हूँ। लाइक बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं 12th की जो बुक्स है उन पे मैंने एनसीईआरटी बुक्स उनको थोड़ा सा पढ़ा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और वो, और कुछ यूट्यूब लेक्चर्स से कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गांधी मूवमेंट्स ये सब से क्वेश्चन ज्यादा मैंने देखा कि वो प्रपोर्शन ज्यादा है जिससे वो हर साल वो पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वो चीजें पे फोकस किया, और करंट अफेयर्स थोड़ा वो, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने थ्रू ऑनलाइन एंड थ्रू माई एनसीईआरटी बुक्स मैंने ज्यादा जीएस प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो मैं सोच के गई थी कि मुझे जीएस कम से कम अटेम्प्ट करना है, तो और जियोलॉजी अच्छे से करना है, तो उसमें मैंने अच्छे से किया, उसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किए। और जीएस पार्ट मैंने थोड़ा कम अटेम्प्ट किया कि मेरे, क्योंकि आपको लगेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे जीएसआई के कि सॉरी जीएस के, तो आपको ये लगेगा कि ये हो हमको पता है, बट आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है उसमें। राइट। तो मैंने आपको कंट्रोल किया कि नहीं, ज्यादा नहीं करना है, तो 100 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हंड्रेड नहीं ट्वेंटी करनी। क्वेश्चन आते हैं, 120 हाँ, तो। 100 जीएस में 120। जीएस में कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर, बट आई गेस मतलब एक 40 एवरेज प्लस, 40। 40 अराउंड। और लगभग वही किए होंगे जो आपको श्योर है कि ये सही है। हाँ 40-45, या वेरी श्योर ऑलवेज। ओके, तो उसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ कि साइंस पार्ट आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया होगा। साइंस पार्ट, ऑफ कोर्स साइंस पार्ट, बायोलॉजी पार्ट, ओके। और जो इकोलॉजी पार्ट, इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं काफी। हाँ, और तो थोड़ा सा वो आपने पार्ट से ज्यादा फोकस। कॉन्स्टिट्यूशन और उस वाले पार्ट से क्वेश्चन किया और होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, तो वो वाले पार्ट मैंने किए थे। तो आपने आर्ट एंड तो कल्चर उसमें ज्यादा मैंने अटेम्प्ट। वाला पार्ट छोड़ दिया होगा। हाँ, विच इज राइट थिंग टू वो डू। वाले। वो पढ़ने के लिए फिर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, सो यू हैव टू बैलेंस। हाँ, क्योंकि अगर आपको तीनों एग्जाम्स के लिए फोकस करना है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा कि आप जीएस में बहुत टाइम दे देंगे तो आप जियोलॉजी पार्ट, और जियोलॉजी पार्ट 300 मार्क्स का है, जीएस आपका 100 मार्क्स का है। तो आपको इस तरह से भी सोचना चाहिए कि आप जीएस इतना ही करें कि आपको क्लियर करना है बस। हम्म। अगर आप बहुत अच्छे हैं जीएस में, देन इट्स गुड फॉर यू। अगर आप नहीं अच्छे हैं, देन आपको फोकस करना चाहिए कि आप उतने मार्क्स ले आए कि आप पार कर जाए, और आप वो नंबर हो अपने जाए। जियोलॉजी और आप वाले। जियोलॉजी में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको कंपैरेटिवली जियोलॉजी में ज्यादा, अगर आपका जीएस उतना अच्छा नहीं है तो यू हैव टू डू मोर गुड इन जियोलॉजी जियोलॉजी। वाले ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो वो कैसा था? हाँ, कैसा? जियोलॉजी वाला जो प्रीलिम्स था, उसमें कितना अटेम्प्ट किया, कैसा गया, क्या लग रहा था पेपर देते टाइम? उसमें आई गेस आई अटेम्प्टेड 90 प्लस क्वेश्चन, 90 टू 9 अराउंड 100 अराउंड क्वेश्चन और थे ओवरऑल। लगभग कितने सही तक मार्क्स आ गए या नहीं है? आई गॉट 192 मार्क्स, 192। 192 इन जियोलॉजी। परसेंट से ज्यादा आपने स्कोर किया है उसमें। गुड गुड। तो ये हो गया, फिर जैसे ही आपने प्रीलिम्स दे के आप निकले होगे तो आपको ये आइडिया था कि क्लियर तो हो जाएगा। या आइडिया तो हो गया था कि हो जाएगा। फिर आपने मेंस की शायद तैयारी शुरू करी होगी या पहले से चल रही? हाँ, मैंने मेंस की तैयारी आफ्टर द प्रीलिम्स, मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट आने से पहले। कुछ लोग वेट करते हैं कि एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, हम क्लियर किए कि नहीं, बट मेरे को था कि हो जाएगा क्लियर। सो मैंने मार्च के स्टार्टिंग से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत चीजें अलग से पढ़नी पड़ती है जो आपने गेट के एग्जाम्स में उतने अच्छे से नहीं। एक तो हाइड्रोजियोलॉजी पार्ट था, उस पे वैसे मैंने कम फोकस किया था, बिकॉज मेरा फोकस जियोलॉजिस्ट पे तो ज्यादा था, मतलब मुझे जियोलॉजी में जाना था। तो मैंने इसलिए मैंने हाइड्रोजियोलॉजी बहुत कम फोकस किया था, बट तब भी उसको मैंने पढ़ा था। और मैंने मार्च के स्टार्टिंग से अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बिफोर की रिजल्ट्स अनाउंस होने के पहले ही, क्योंकि उसमें और जियोलॉजी का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि हमने बहुत कम, जो थर्ड पेपर होता है जियोलॉजी का, तो उसका बहुत कम प्रेपरेशन था, मतलब बेसिक बेसिक की प्रेपरेशन था। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाना प्रिपेयर किए अपने नोट्स, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा सिलेबस कवर करना है और इतनी सारी बुक्स रेफर करना पड़ता है।
तो लास्ट टाइम पे हम सारा रिवीजन तो पूरी बुक से नहीं कर पाएंगे, सो मैंने प्रिपेयर नोट्स प्रिपरेशन किया पहले तो फर्स्ट कुछ, और उसके बाद देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दोज नोट्स। ओके। तो बेसिकली हमें जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे मेंस का, अगर आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, 1 साल पहले से ही आप जीएसआई पे फोकस्ड है, तो आप पहले ही मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट मेरा साथ ऐसा नहीं था, मैं गेट पे फोकस थी। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन आफ्टर द प्रीलिम स्टार्ट की। ओके, तो व्हाट फेब्रवरी इज में थोड़ा सा रेस्ट लिया आफ्टर द कैसे? एग्जाम्स, देन मार्च में मैंने स्टार्ट कर दिया अपना हम्म, प्रेपरेशन। मार्च हम लोगों का एग्जाम हुआ है जून के लास्ट में। सो मार्च ये 2 3 4 मंथ्स जो थे हमारे पास, तो मैंने उसमें पूरा मेंस का प्रेपरेशन उसी, लेकिन एक था कि कॉलेज टाइम से हम लोग के एग्जाम्स तो लेंदी एग्जाम्स होते ही थे, और उसमें भी मेरा अच्छा अच्छा स्कोर रहता था। सो वो उसका हेल्प रहता था कि हाँ ठीक अच्छा है, बेटी। मैं लिखने में मेरा, हाँ आंसर राइटिंग मेरा अच्छा था हम्म, स्टार्टिंग से। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे था कि हाँ तो आई कैन डू एग्जाम इट। एग्जाम से रिलेटेड आंसर राइटिंग करी है आपने अलग से, या उसका क्या प्रोसेस था? इसका बता। यस। मेंस एग्जाम के लिए, हाँ एक्चुअली मैं पहले तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, तो नोट्स प्रिपेयर करते करते ही थोड़ा आंसर राइटिंग का आइडिया लगा था, और कुछ वीडियोस वीडियोस देखे टॉपर्स के कि कैसे वो लोग करते हैं। उसके बाद एक बेसिक आइडिया था, बट मैंने कुछ ऐसे कोई मॉक्स या फिर कोई टेस्ट नहीं दे पाई थी, बिकॉज मेरा फिर पीएचडी में एडमिशन हो गया था। तो मैं पीएचडी का भी वर्क स्टार्ट हो गया था, और थोड़ा सा उस टाइम पे मेरे को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना था, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम में आपको सिलेबस जितना ज्यादा आप कवर करके जाएंगे, आपको उतना बेनिफिट रहेगा। आप कुछ छोड़ के जाएंगे और वही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो तब तो फिर पूरे 15 मार्क्स चले गए ऐसे ही। हम्म, तो मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी आंसर राइटिंग, तो थोड़ा सा मुझे ये था कि हाँ एग्जाम के टाइम में मुझे बहुत जल्दी, मतलब आपको एकदम टाइम नहीं रहता है कि आप कुछ सोच भी पाओ बहुत ज्यादा, तो आपको कि आप बस देखा, यू स्टार्ट राइटिंग, आप 1 मिनट के लिए भी रुकते नहीं हो एग्जाम। राइट। उसके बाद भी लास्ट के जो लास्ट का सेक्शन आप अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपके पास बहुत कम टाइम बचता है। मेंस बहुत हेक्टिक, मतलब 3 3 घंटे एक दिन में 2 एग्जाम्स, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना हाँ, चाहिए। लिखना भी मेरा एक बहुत। ड्रॉबैक ये था कि मैंने उतने अच्छे से वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, बट ठीक है। तो जो ये एग्जाम का जो पूरा हफ्ता रहता है मेंस का, उसके टाइम आपको ये लग रहा था कि हाँ पेपर इजी आ रहे हैं, हो जाएगा, चल रहा है सही, या क्योंकि बहुत सारे पेपर्स होते हैं उसमें, तो हाँ, कैसे जा रहा था वो फेस पेपर एक्चुअली का क्या? क्वेश्चंस वर इजी, बट बहुत लेंदी था। हम्म। क्वेश्चंस इजी थे। मैं जब मैं एग्जाम भी दे रही थी, एवरीवन वाज सेइंग दिस कि क्वेश्चंस वर इजी बट दे वर वेरी लेंदी। हम्म। आपको एक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 1 पेज, देन 10 मार्क्स में दो दो पेज, और 15 मार्क्स में 3 पेज का स्पेस मिलता है आपको, वो पूरा कंप्लीट। आपको कभी भी कोई स्पेस छोड़नी नहीं चाहिए। आप वो आप कुछ भी अगर आप स्पेस सपोज 3 पेज का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने अगर एक पेज, सपोज आपने 2 पेज कवर किए, लास्ट पेज छोड़ दिया, तो वो बैड इंप्रेशन देता है। आपको कभी भी हम्म। पेज ऐसे, मुझे लगता है कि आपको जितना स्पेस मिला आपको उसको कवर करना चाहिए। आपको जितना आता है उस टॉपिक के बारे में, आप जितना रिकॉल कर सको उस ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको वो लिखना चाहिए। स्पेस छोड़ने से आपका पहले ही नेगेटिव, मतलब मार्क्स कट जाते हैं, मुझे ये लगता है। तो आपको स्पेस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको कोई भी आंसर से रिलेटेड कोई आपको डायग्राम है कि हाँ ये रेलेवेंट डायग्राम है इस आंसर के लिए, तो आपको जरूर बनाना चाहिए। हाँ बहुत आप नहीं टाइम दे सकते हो, बट डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। तो हर आंसर में मेरे कोई ना कोई डायग्राम्स थे ही। गुड। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। तो फिर आता है इंटरव्यू वाला पार्ट। तो जब मेंस देके निकले, तो लग रहा था कि हाँ इसमें तो हो जाएगा। यस सर, वो था, मुझे था कि हाँ ये हो जाएगा, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स, मैंने कोई भी आंसर छोड़ा नहीं था कि हम्म। बल्कि मतलब मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, ऐसे कोई भी आंसर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जित टाइम कम रहता है, ऑफ कोर्स आपको बहुत जल्द मैनेज करना पड़ता है ड्यूरिंग द एग्जाम, बट आपको कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना चाहिए। सो ओके। मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, और सारे मतलब मुझे आ रहे थे ड्यूरिंग द, मतलब मेरे पास बस मुझे टाइम की कमी लग रही थी, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरे को आंसर सारे आ रहे थे।
लेकिन मैं, वही है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे, लेकिन मैंने आंसर सारे फिर भी अटेम्प्ट किए। तो तो एडवाइस क्या मुझे था है? कि हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस। एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि जो मेरा थोड़ा सा, नहीं मैंने नहीं किया, कि आप आंसर प्रैक्टिस कर, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कर। हम्म। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको आएगा, आंसर्स आएंगे, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यही प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आंसर उनको भी आते हैं मोस्टली, बट वो नहीं मैनेज कर पाते, उनके पेपर ही छूट जाता है। राइट। 3 घंटे सफिशिएंट नहीं लगते आपको लिखने के राइट। राइट। तो फिर इंटरव्यू की तरफ आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी या नॉर्मली चल रहा था फिर? लिए। इंटरव्यू के लिए बेसिकली मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, इसमें रहता है। तो मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर्स और ये सब स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। देन ऑल्सो क्वेश्चंस वो बहुत डीप नहीं पूछते आपसे हम्म। ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो आपको बहुत डीप किसी सब्जेक्ट में, मतलब आपको बेसिक, आप मेंस की प्रिपेयर किया है तो आपको बेसिक नॉलेज तो, कंसेप्ट तो क्लियर ही है। आपको बस उसको ही पॉलिश करते रहना है विथ टाइम। हम्म। और आप जितना कर सके, और आपको प्रैक्टिस करना है। मैं प्रैक्टिस करती थी थोड़ा, कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, अपना इंट्रोडक्शन दे। और सपोज आप कुछ, लाइक मैं पीएचडी कर रही थी, तो आपका तो क्वेश्चन आउट है, आपकी पीएचडी पे क्वेश्चंस होंगे ही, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से, अगर आप कुछ फर्म में काम कर रहे हैं या फिर कुछ पीएचडी, आपका जो भी टॉपिक है आपको उस, और अगर आप सपोज आपने डेजर्टेशन किस चीज पे किया है, तो डेजर्टेशन भी ऑफ कोर्स वो पूछते ही पूछते हैं डेजर्टेशन के बारे में। और जिस भी सब्जेक्ट में किया उसका तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने कोई फील्ड ट्रिप की है उसके बारे में, मैंने जैसे हम लोग एमएससी में फील्ड ट्रिप गए थे सिक्किम। सो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन किया था कि हम लोग उसमें डैफ फॉर्म में आप सब मेंशन करते हैं। तो आप जितना उसमें डैफ फॉर्म में जो जो चीजें लिखे, आप अपने हॉबीज के बारे में पढ़ें। और आप इंस्टीट्यूशन, सपोज आप जीएसआई का एग्जाम देना है, उस इंस्टीट्यूशन के और जो भी अथॉरिटीज है, तो उनके बारे में पढ़े, क्योंकि वो भी पूछते हैं। तो और आपके ये सब पूछा गया था, आपका पीएचडी, आपका डिसर्टेशन? हाँ, ओके। मेरा पीएचडी से ही मोस्टली क्वेश्चंस मेरे पीएचडी से थे, और हाइड्रोजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस थे। और मेरे से एक्चुअली ऐसे कुछ आउट ऑफ द सब्जेक्ट बहुत कम क्वेश्चंस थे, लाइक वो उन्होंने नहीं पूछे थे, बेसिकली जियोलॉजी पे ही फोकस था उनका। तो वो सब तो अच्छा हुआ था। और हाइड्रोजियोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चंस, क्योंकि वो दो पैनल मेरा, क्योंकि हाइड्रोजियोलॉजी एंड जियोलॉजी मेरा दोनों था उसमें। तो पैनल में दो लोग हाइड्रोजियोलॉजी के थे, दो जियोलॉजी, एंड वन वाज अ चेयरपर्सन। तो हम्म। चेयरपर्सन तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जो हाइड्रोजियोलॉजी के थे वो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं हाइड्रोजियोलॉजी के। और कुछ करंट अफेयर से भी पूछते हैं, बट मेरे से करंट अफेयर्स नहीं, मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या हम्म। होता है। एंड एट दैट टाइम आई कुडंट रिकॉल इट। तो आप ऐसा नहीं, आपको थोड़ा, उनको पता रहता, उनको सब कुछ पता है, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो Obviously। आपको अ, हर हर आंसर ट्रू, ट्रू टू योर नॉलेज, एंड आपको ऑनेस्टली आंसर करना चाहिए। आप जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप जरूरी नहीं कि हर आंसर कर सके। ओके। तो आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, आप ऑनेस्टली उनको बता सकते। ओके। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने उनको घुमाया नहीं। आपको घुमाना कभी नहीं चाहिए पैनल को, वरना वो आप उसमें ही उलझ जाएंगे। तो और आर्ग्यू तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Obviously। तो यस। तो अभी हमने एग्जाम की बात कर ली। अब थोड़ा सा ये जर्नी, प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसकी बात करते हैं। तो जैसे जनरली जो प्रिपरेशन होती है उसमें कभी कभी ऐसा पॉइंट भी आता है कि मन नहीं करता है या लो फील करता है। तो आपका प्रिपरेशन कौन सा था कि ऐसे हाई और लोज आते रहे? नहीं, मेरे हाई और लोज आते ही रहते थे ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। मेरा प्रेपरेशन एक्चुअली मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग माय फर्स्ट, मतलब बेसिकली हाफ ऑफ द फर्स्ट मेरा जो ईयर था एमएससी का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रेपरेशन एक या पहले से ही। सो थोड़ा हेल्प था, बट उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। मैंने प्रेपरेशन फेब्रवरी से स्टार्ट किया था, देन मार्च में कोविड आ गया। सो आई यूज टू स्टडी इन द लाइब्रेरीज। मेरे हम्म। को बेस्ट लगता था लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना। फोकस बहुत अच्छे से मेरा, अच्छा सा बनता था वहाँ फोकस। तो घर पे थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम होता था। ऐसा नहीं था, घर पे भी ऐसे शांति रहती थी, बट स्टिल हो जाता था। हमारे काम और बता। कोविड टाइम्स में थोड़ा,
हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती थी लाइब्रेरीज में पढ़ना ज्यादा। हम्म। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था घर में फोकस का, सो बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स थे और फैमिली थी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया बहुत सब, मतलब मेरे लो पॉइंट्स पे आई यूज टू टॉक टू देम, so they used to encourage me. My friend was also preparing for the same exam, gate exam, so we used to study together. I used to make a plan. I always used to have a strategy. मैं कभी भी ऐसे विदाउट स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ती थी। मैं वीकली प्लान्स बनाती थी, मंथली प्लान्स, एंड देन अ ईयरली प्लान कि मुझे इतने मंथ्स में क्या क्या कवर करना है। सो वीकली प्लान्स का मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। एक टाइम टेबल भी होता था मेरा, रूट की डेली टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, एंड वीकली प्लान्स में वीक के स्टार्टिंग होने से स्टार्ट पे एक वीकली प्लान बना लेती थी। देन कि मुझे ये सिलेबस इस वीक में कवर करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये मॉक टेस्ट देने हैं, और उस वीक में मैं कितना कवर कर पाई हूँ, आई यूज टू टिक देम। देन नेक्स्ट वीक का वैसे तो इट हेल्प्स यू कि आपको एक आइडिया रहता है कि कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से टॉपिक्स आप कवर करते जा रहे हो। इनिशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में तो हर कोई फोकस रहता है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द एग्जाम सब कोई फोकस रहता है एग्जाम में। लेकिन अगर 1 साल से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपना 1 साल से प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि आपको कब कौन सी चीजें कवर करनी है। तो स्टार्टिंग से ही आपको एक प्लान होना चाहिए कि आपको इतने टाइम में ये चीजें कवर करनी है। और और सब लाइक कुछ सब्जेक्ट्स है जो हमें बहुत लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, लाइक अप्लाइड जियोलॉजी के सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग, सॉइल जियोलॉजी, और जियोफिजिक्स फॉर दैट, और कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब लास्ट सेमेस्टर में ये सब टॉपिक्स आते हैं। बट फॉरगेट, आप अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ये आपको स्टार्टिंग में ही कवर कर लेने चाहिए। तो मैं ये सब सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिए थे। तो लास्ट में आपको सिर्फ रिवीजन करना का टाइम रहेगा, उससे ज्यादा कुछ लास्ट 2 मंथ्स में मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया, रिवीजन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना एग्जाम में आप काम रहेंगे और अच्छा प्रिपेयर, मतलब अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हाँ जी, तो ज्यादातर क्लास ये पे हेल्प आते करता आते था एंड पैनिक आ जाता है कि जिसने मान लो पूरे, जैसे तुमने पूरे हाँ, बहुत। लिए तो तुमको रहा होगा कि चलो पूरा किया हुआ है, लास्ट में उतना पैनिक नहीं हुआ। लेकिन जो लास्ट में हम्म। करते हैं उनको काफी पैनिक आते हैं। तो बहुत ये जो, बहुत। देखो, जैसे तुम बता रही हो कि पूरे साल तुमने प्रिपेयर किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है मैनेज करना अलोंग विद द कोर्स। हम्म। तो क्या रहता हम्म। था strategy? मतलब कोई एक जैसे तुम कह रही हो वीकली प्लान बनाया तुमने, तो क्या सारे वीकली हम्म। प्लान मीट हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है कि इस नो, वीक। नो। प्रिपरेशन के टाइम आपके लो पॉइंट्स आते हैं, आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सपोज आपने कोई टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट दिया, आपके कम मार्क्स आ गए, यू स्टार्ट फीलिंग लो कि आपने प्रिपेयर तो किया था बट आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो इसीलिए आपको एनालाइज करना चाहिए। तो एनालिसिस जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और वीकली प्लान तो बनाइए, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर बच्चे कुछ बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ते हैं वो अच्छा करते हैं। मेरे लिए वो नहीं था। मेरे लिए ये वर्क किया कि मुझे स्ट्रैटेजी में हमेशा से, मतलब स्कूल टाइम से ही आई यूज टू मेक स्ट्रैटेजीज, और कॉलेज के भी एग्जाम्स होते थे, मैं ऐसे ही करती थी। तो तो आपकी आदत में ही है, ये सब, आपकी हैबिट में ही है स्ट्रैटेजी बना के चलना। हाँ, ये मेरे हैबिट में है, नोट्स प्रिपेयर करना, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल। तो मैं थोड़ा ये डिसिप्लिन मेंटेन करना, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द होल ईयर आपको थोड़ा कंसिस्टेंट, आप ये नहीं कर सकते कि एक हफ्ते पढ़ा, देन नेक्स्ट वीक आपने थोड़ा, ये आप नहीं कर सकते। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। तो ये हेल्प करता है आपको, अगर आप मतलब सोच के चल रहे हैं कि आपको ये चीजें कवर करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये हेल्प करता है मुझे, मेरे लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ये वीकली कवर करना है। और लो पॉइंट्स तो आते हैं ऑफ कोर्स, मेरा तो ग्राफ ऐसे ऐसे रहा है, भले स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में आई मैंने बहुत अच्छे से, तो लास्ट के टू थ्री जब मंथ्स में। 2 पॉइंट आता था आपका, तो घर में सबसे ज्यादा बात आपको हम्म। क्या लगता था? सबसे ज्यादा आपको सही किससे लगता था बात करके? पापा आपके? माय फादर। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स, वो मुझे बहुत अच्छे से एडवाइस, और मेरा फ्रेंड, वो आप, हम लोग साथ में पढ़ते थे, ही गॉट सेलेक्टेड इन बार्क। तो आफ्टर दैट, या
In 2021 we used to study together in the libraries और कुछ डिस्कशंस करते थे. उसके कुछ टॉपिक्स, ही वाज फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, तो उसके कुछ टॉपिक्स अच्छे थे मैथ्स वाले, so we used to study together. और मेरे कुछ टॉपिक्स अच्छे थे लाइक कोर, so हेल्प मिल जाती है ऑफ कोर्स. और आपका एक ग्रुप रहता है तो आप थोड़ा सा, ग्रुप स्टडी करने से क्या होता है कि बहुत डिपेंडेंट नहीं होना है ग्रुप स्टडी में, आपको सोलो स्टडी भी करना है, बट इससे हेल्प हेल्प मिलती है. आपको थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है कि कोई राइट। कितना ऐसे प्रिपेयर कर रहा है, तो कंपटीशन की भावना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, नॉट नेगेटिव, बट वो होना चाहिए. तो हेल्प मिलती है और आप अच्छा प्रिपेयर करते हो, फिर तो उसके आपके बाद आपके ग्रुप में बार्क में कितने हैं? सिलेक्शन. जो आपका ग्रुप था, स्टडी ग्रुप, मी एंड उसमें माई फ्रेंड. तो मी एंड माई आप फ्रेंड. लोग। ग्रुप स्मॉल ही होना चाहिए, 2-3 पीपल आर इनफ. ज्यादा हाँ। ग्रुप हो जाएगा तो वो ग्रुप स्टडी राइट। नहीं, वो फिर कुछ और ही होने लगे. राइट। तो तो ग्रुप स्मॉल होना चाहिए. आप लोगों का वीकली अलग, मतलब आपका और आपके फ्रेंड का वीकली प्लान अलग होता होगा, और बस आप लोग डिस्कशंस करते होंगे हाँ साथ। मतलब वो एक्चुअली ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर बार, सो उसका फोकस थोड़ा सा मतलब गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा, बट गेट का एग्जाम इज इन फेब्रवरी, और बार का एग्जाम वाज इन सितंबर, आई गेस सितंबर या अर्ली. सो डिफरेंस था, बट मेन जियोलॉजी इज द सेम. So we used to discuss a few topics which were same, but सोलो ही स्टडी करते थे, डिफरेंट ही स्टडी करते थे हम लोग, अपना सोलो सोलो स्टडी करते थे, बट कुछ टॉपिक जो सेम थे और कुछ प्रैक्टिस करते थे साथ में, कुछ कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन पेपर है, नाउ हमने टाइम सेट कर दिया, लेट्स सी हु स्कोर्स मोर, ये सब करते थे. सो ये हेल्दी दिस वाज वेरी कॉम्पिटिशन। हेल्पफुल, हेल्दी कंपटीशन था. ओके। तो आप थोड़ा सा, ये आपने जैसे वीकली हो गया आपका, एक दिन कैसा रहता था जिस दिन हम्म. आप अच्छा फील करो कि सब कुछ आपने सही से किया है? वो दिन कैसा दिखता है? हम्म. सुबह से लेकर अगर आप शाम तक का डिस्कशन करें तो आप मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे हर स्टूडेंट का अलग होता है, तो आप किस में कंफर्टेबल? हम्म. ऐसा लगता है कि इतना पढ़ लिया, हो गया मेरा, आज का दिन सही है? मैं सुबह मतलब स्टार्ट उठने के बाद, देन अराउंड मतलब मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, अराउंड 10:30-11 में लाइब्रेरी पहुंच जाती थी. तो उसके पहले मैं कोई थ्योरेटिकल लाइक स्ट्रैटिग्राफी हो गया वो, या इकोनॉमिक हो गया, तो एक दो घंटे जो भी मुझे टाइम मिला तो मैंने उसमें वो रिवीजन कर लिया, क्योंकि वो सब सब्जेक्ट्स क्या आपने पढ़ रखे हैं, बट रिवीजन इंपॉर्टेंट है. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बहुत जल्दी स्ट्रैटिग्राफी आप भूल जाएंगे. तो मैं वो रिवीजन करके जाती थी. देन इन द लाइब्रेरी मैं दो स्लॉट्स में पढ़ती थी, लाइक बिफोर, एक 1:30 से लेके दो के बीच में देयर वाज अ गैप, तो उससे पहले 11 to 1:30 एक स्लॉट में पढ़ती थी. और देन 2:15, लाइब्रेरियन भी हमारे बहुत अच्छे थे, वो हम लोगों को रोज, हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, तो वो हम लोग के लिए लाइब्रेरी जल्दी खोल देते थे, हम्म। 15 मिनट्स अर्ली, कि आप लोग पढ़ते हैं, और सारी बुक्स वो सब प्रोवाइड करवा देते, बहुत अच्छे. सो उसके बाद सेकेंड स्लॉट जो होता था वो फ्रॉम 2:15 अराउंड टू 5. तो ये दो स्लॉट्स में मैं और मेरा फोकस बहुत अच्छा रहता लाइब्रेरी में. मैं ऐसा नहीं होता था कि उसमें मेरे को गैप्स लेने पड़ रहे, या फिर उसमें कई बच्चे होते हैं कि छोटे छोटे गैप्स में पढ़ते हैं, तो मैं, लेकिन मेरा वो, मैं पूरे होल स्लॉट में 2-2.5 घंटे पढ़े अच्छे से. भले 5-5 मिनट के लिए किसी से बात कर लिया है वो अलग चीज है, बट मैं ऐसे दो स्लॉट्स में पढ़ती थी. एंड आफ्टर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी आई यूज टू स्टडी एट होम. एट होम आई बेसिकली यूज टू डू प्रैक्टिस. थ्योरेटिकल पार्ट में घर पे ज्यादा नहीं करती थी, मैं घर पे आके प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दिया, या फिर कोई मॉक टेस्ट दिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नैट क्वेश्चंस किए, तो मैं घर पे वो वाला पार्ट जनरली करती थी. तो ओके। मेरा ये रूटीन थ्रू आउट द, मतलब अगस्त में स्टार्ट हुआ एंड अप टू द जनवरी. जनवरी में फिर थोड़ा सा कोविड की वजह से लाइब्रेरीज बंद हो गए थे, तो अगेन, बट उस टाइम पे तो एग्जाम आ गए थे, तो फिर घर से भी अच्छे से प्रेपरेशन होता था. तो ये मेरा होल एक डे होता था ना, होल डे ऐसे चलता था. और संडेज को घर पे रहते थे, तो संडेज को मैं मॉक टेस्ट और एनालिसिस, होल वीक का एनालिसिस की मैंने ठीक से किया है कि कोई कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो ये सब करती थी, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, और कुछ रिवीजन थोड़ा बहुत वो सब तो करती थी. ऑल इन ऑल मैसेज यही है कि जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपका दिन में वो जो लाइब्रेरी वाले लगभग 4 to 5 आवर्स हैं, हाँ, उसमें आप अल्ट्रा फोकस आराम होते से 5 आवर्स. हैं। बेस्ट, मेरे वो बेस्ट, जिस दिन मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाती थी मेरे कम हो जाते थे, इसीलिए मैं कोशिश करी मैं हमेशा लाइब्रेरी जाऊं, अच्छे से पढूं.
तो मैं हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ती थी जाके अच्छे वो से। जो ड्यूरेशन है वो आपका, 5 आवर्स बहुत प्रोडक्टिव होते थे मेरे। एकदम फोकस्ड रहता था कि उस समय आप जरा भी इधर उधर नहीं करोगे। हाँ। अरे, नहीं नहीं। ये पार्ट आप मतलब आपकी प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट यही है। क्रूशियल पार्ट, राइट। और फिर आप आगे प्रैक्टिस करते हो उसके, जो भी आपने पढ़ा है उस। हाँ, घर पे मैं मोस्टली प्रैक्टिस और रिवीजन। हम्म। तो अब थोड़ा सा हम रिवीजन पे आते हैं, क्योंकि रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल, मतलब एक तरह से एक बड़ा चंक है वो पूरी प्रिपरेशन का। मतलब आपका मोस्ट लगभग टाइम इम्पोर्टेंट, हाँ। ले लो। तो आप कैसे मैनेज किया आपने कि सब कुछ हफ्ते में रिवाइज करना है, या रिवीजन का भी कोई प्लान था कि आज जो मन कर गया वो रिवाइज कर लिया? हाउ डज इट गो? अ, मैं ड्यूरिंग द वीकली प्लान्स मैं रिवीजन तो स्टार्टिंग से ही करती थी कि ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी मैं रिवाइज कर कि कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा आपको रिवीजन चाहिए, लाइक स्ट्रैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी एंड इकोनॉमिक। फॉर दैट इकोनॉमिक में बहुत नेम्स और ये सब भूलते रहते हैं, तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बेसिक रिवीजन फॉर गेट एग्जाम मैंने दिसंबर में रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे। अब मुझे दिसंबर से मुझे ये था कि मेरे को दिसंबर जनवरी होल रिवीजन ही रिवीजन करना है। और मैंने अपने कंसाइज नोट्स बनाए थे उसके लिए। मैं बुक से फिर कम पढ़ती थी ड्यूरिंग द दिसंबर एंड जनवरी पीरियड, जिसमें मैंने बेसिकली रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये दो काम बहुत ज्यादा किए। सो जितना वही है कि आप जितना जल्दी अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। लेकिन ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आप रिवीजन बिल्कुल मत करिए। आप रिवीजन स्टार्टिंग से ही करते रहिए। जो भी सब्जेक्ट आप क्लियर करते जा रहे हैं, ये नहीं कि लास्ट में 2 मंथ्स में ही आप रिवीजन करेंगे या लास्ट मंथ ही रिवीजन करेंगे। उसमें क्या होगा कि हो सकता है कई टॉपिक्स आपको भूल भी सकते हैं बहुत जल्दी। होता है ये सब स्ट्रैटिग्राफी एंड ऑल्सो। आप रिवीजन पहले से ही करते रहिए। और लास्ट में तो मुझे लगता है कि लास्ट के विद इन 1 मंथ तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें सेल्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और उसी माहौल में मॉक टेस्ट दीजिए, लाइक उसी जो एग्जाम में आप फेस करने वाले हैं, तो आप एग्जाम में बहुत काम रहेंगे। राइट। और एक और बड़ा पार्ट होता है प्रिपरेशन का, होता है वो खुद के नोट्स। कितने ज्यादा हम्म। इम्पोर्टेंट है वो प्रिपरेशन में आपके लिए, कि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स कितना वैल्यू रखते हैं आप उसका, या कैसे यूज करते हो उसको? बहुत। मैं तो मेरा स्टार्टिंग से मैं नोट्स बहुत प्रिपेयर करती थी। तो मेरा आप ये है कि मैं ये बताओ नोट्स वोट्स, हाँ। कि आपका नोट मेकिंग प्रोसेस कैसा रहता था। फिर हम आएंगे कि उसको कैसे यूज किया आपने, तो बनाते कैसे, हम्म। व्हाट वाज द प्लानिंग इन नोट मेकिंग? मैं एक्चुअली जैसे सब्जेक्ट्स वो डिपेंड भी करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं स्ट्रैटिग्राफी, इकोनॉमिक, और फॉर दैट जियो, अगर सपोज जियोलॉजी जियो फिजिक्स के आप नोट्स बना रहे हैं तो आप हर उसका थ्योरेटिकल पार्ट मत बनाइए। मैं उसमें फॉर्मूला नोट्स और बेसिक बेसिक जो भी, सपोज देयर इज अ करेक्शन, ड्रिफ्ट करेक्शन, ये क्या मतलब, आप बेसिक नोट्स और उसके मेन टॉपिक्स लिख, मैं मेन टॉपिक्स ही लिखती थी। बहुत कंसाइज नोट्स होने चाहिए अगर आप गेट के लिए बेसिकली बना रहे। जीएसआई मेंस के लिए तो थोड़े लेंदी नोट्स, बट गेट के नोट्स जो होने चाहिए वो बहुत कंसाइज होने चाहिए। तो तो मैं आपका बहुत नीट का कंसाइज नोट्स अलग भी था कोशिश नोट्स करती। और जीएसआई का अलग थे नोट्स? हाँ, मतलब जीएसआई मीन्स मैंने जी प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो उसके नोट्स मेरे अलग थे। और गेट के नोट्स जो थे वो बहुत कंसाइज थे, मतलब उसने भी हेल्प किया इन जीएसआई ऑल्सो। बट गेट के नोट्स मैं जनरली बुक से ही पढ़ती थी। बुक्स मतलब गेट जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स में डायरेक्ट बुक से पढ़ती थी। अ, मैं उसी में मार्क कर लेती थी कि हाँ इतना ही पढ़ना है और दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना पड़ा, हर सब्जेक्ट के आप नोट्स नहीं बना सकते। स्ट्रैटिग्राफी हो गया एंड इकोनॉमिक, देन जियो फिजिक्स, देन हाइड्रोजियोलॉजी, जिनमें कि आपको शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। और काफी ज्यादा है। रिमोट सेंसिंग, ये सब शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे, तो मैं उनसे ही पढ़ती थी। और बेसिकली और बुक्स में प्रेफर करती थी कि मैंने हर बुक्स रखी थी, तो मैं उसी में मार्क कर लेती थी कि हाँ ये चीजें पढ़नी है। तो मैं बुक्स इतना रिवीजन हो गया था अप टू नवंबर की, मैं बुक्स भी जल्दी रिवाइज कर लेती थी। ओके। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज बुक से भी हो जाता था मेरा। तो मेरे खुद के नोट्स एंड बुक्स, मैं बुक्स ज्यादा प्रेफर करती थी कि सारे नोट्स तो नहीं बना सकते आप सारे तो सब्जेक्ट्स बुक के, में भी आपने मार्क करके क्योंकि रखा फिर होगा, कहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, बुक्स में पूरा मार्किंग करके रखते हैं आप? हम्म
हाँ हाँ, तो मैंने पूरा उससे बुक से वो मार्किंग, और नोट फिर इतना जैसे ही होता रिवीजन करने के बाद, इतना रिवीजन करने के बाद आपको पता, हाँ, कि ये टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं। है। तो वीक पॉइंट्स आपको पता है, तो आप उन्हीं को ज्यादा रिवाइज करते रहिए, तो जनरली वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और कुछ टॉपिक्स मैं यूट्यूब से भी पढ़ती थी, लाइक आपके भी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के। फ्लूइड इंक्लूजन मुझे नहीं अच्छे से समझ में आता था थ्रू बुक्स, तो मैंने आपके वीडियो, तो उससे मेरे कुछ क्लियर हुए। तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसका वीडियो देखिए, उससे ज्यादा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। फ्लूइड तो इंक्लूजन आपको या, समझ में हाँ, वो मैंने आपके वीडियो से पढ़ा था अच्छा। अब और हम प्रेफर किया था कुछ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो सबका हम्म। प्रिपरेशन अलग होता है, राइट? लेकिन कुछ की ऐसी हाँ। चीजें हैं जो आपको पता है कि जनरली ये गलती मैंने करी थी, जो नहीं करनी चाहिए, राइट? तो वो कुछ 4-5 पॉइंट जो आप बताना चाहोगे कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मन बना रहे हो या शुरू कर रहे हो समहाउ, हम्म। तो किस किस चीजों में नहीं फंसना है या क्या क्या गलतियां नहीं करनी है एटलीस्ट। तो जैसे अब नंबर ऑफ आवर्स है, वो तो सबका अपना अलग होगा, राइट? लेकिन वो अगर डिफरेंट। जो पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीजें जो आप एडवाइस देना चाहोगे कि जो ये वीडियो देखेंगे और जो इंस्पायर होंगे कि भाई हमें भी रैंक अच्छा लाना है, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं या करनी, जैसे पहले ये बता दो कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां होती हैं जनरली जो अवॉइड करना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए, राइट? तो गलतियां बेसिकली, एक तो आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। आपको कोई भी टॉपिक अगर आप सपोज कर रहे हैं कि आप एमएससी सेकेंड ईयर में है, आप कई चीजें आपको बाद में पढ़ाई जाती है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि आप इतना सिलेबस इतना जल्दी हो सके उतना कवर करें, क्योंकि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो इसीलिए आप जितना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और आपको टेस्ट सीरीज जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, मुझे ये लगता है। ये नहीं कि आप ये सोचे कि पहले आप सिलेबस कवर कर ले, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, या फिर आप उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आप साथ में दोनों चीज बैलेंस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, along with the theory study and all। उस हाँ, एग्जाम, ये सब तो है। और अगर कि सपोज सबके लिए तो अलग होता है, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्लान बनाइए। प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम टेबल एक रखिए, उस पर कंसिस्टेंट रहिए, फॉलो करिए उसको। अगर आप, होता है कभी कभी किसी किसी दिन आप टाइम टेबल फुल्ली फॉलो नहीं कर पाते, बट आपको एक अंदर गिल्ट रहेगा, तो आप नेक्स्ट डे और अच्छा प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से फोकस्ड रहेंगे। मेरे साथ ये होता था, अगर सपोज किसी दिन मैं अच्छे से उस टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पाई, तो मुझे रात में सोने से पहले गिल्ट रहता था कि आज मेरा ये चीज रह गया और ये मैं नहीं कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं और ज्यादा प्रिपेयर करती थी और अच्छे से करती थी। तो ये हेल्प करता है आपको। मुझे लगता है सबको ही एक स्ट्रैटेजी तो जरूर बनानी चाहिए। आप बिना स्ट्रैटेजी के आप करेंगे, आपका कुछ ना कुछ टॉपिक रह जाएगा, और लास्ट टाइम में आप रश करेंगे बहुत ज्यादा। और इसीलिए फिर रश करने में क्या होता है कि आपके कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो आपको स्ट्रैटेजी जरूर बनाना चाहिए। सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट जरूरी है, स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट। राइट। और और आर्ट्स तो मैटर नहीं करते, कोई लोग ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग कम। तो मैं थोड़ा, मेरा था कि मेरे को थोड़ा ज्यादा, मैं करती थी, मेरा आर्ट्स ज्यादा रहते थे। कुछ लोगों के कम आर्ट्स में भी हो जाता है। तो आर्ट्स मैटर नहीं करते, बस क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। जितना टाइम भी आप पढ़े, आप फोकस्ड रहे। आपको जहाँ पे आपका घर में फोकस रहता है, आपका लाइब्रेरी में फोकस रहता है, आप अपना एक प्लेस, आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेस पे आपका फोकस ज्यादा होता है। तो मैंने वो प्लेस, मेरा लाइब्रेरी था, तो आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी। तो आप मतलब डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी और Discipline कंसिस्टेंसी, and consistency is very important. Discipline is important, and strategy is very important. So, और एक चीज जो आपने शुरुआत में बोली थी वो है प्रैक्टिस, उसके बिना तो नहीं होगा। practice is very important. उसके बिना बिल्कुल नहीं, उसके बिना कुछ हो सकता है। तो अब थोड़ा फाइनल एंड की तरफ आ रहे हैं हम। तो
अपनी प्रिपरेशन आपकी ठीक थी, अच्छी थी, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपने कंसिस्टेंटली 1 साल तक अपने आप को पूरा उस हम्म। तपस्या कहेंगे एक तरह से उसमें रखा। उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन शायद जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स का भी रहा होगा, तो क्या हेल्प आपको ऐसी मिल गई जो यस। आपको मतलब लग रहा था कि ये हो गया तो चलो ये चीज मेरी सही हो गई? वरना प्रिपरेशन तो आपकी खुद की, हम्म। लेकिन हमारा क्या हम्म। कंट्रीब्यूशन आपकी जर्नी में, थोड़ा सा जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन था उसको आप हाईलाइट कर दो, सो दैट ये पता चले कि टेस्ट यस। सीरीज हो गया या जो भी चीज हो गई उससे कितना अंतर पड़ता है प्रिपरेशन में। मैंने टेस्ट सीरीज अर्ली ज्वाइन किया था। लास्ट में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, आप उसको फुल्ली कवर नहीं कर पाएंगे। अब आपके टेस्ट सीरीज में क्या था, उसमें देवर 10 मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज से स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट वाइज देती थी। तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे हैं, जो टेस्ट सीरीज में जो एक्सप्लेनेशंस होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। सो उससे भी क्या होता था कि आपको बहुत हेल्प मिलती थी। एक्सप्लेनेशंस पढ़े, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में भी कुछ नई चीजें पता चलती थी जो आपको थ्योरी में उतना नहीं मिल पाता है। टेस्ट सीरीज देने से एक तो प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और आपको क्वालिटी, मेरे को लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी गुड। जियोलॉजी कॉन्सेप्ट की जो टेस्ट सीरीज थी उसकी क्वालिटी, मैंने और भी टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही टेस्ट सीरीज, मैंने और भी जगह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मुझे जियोलॉजी कॉन्सेप्ट में ही मिले। ओके। तो एक तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी गुड, एक्सप्लेनेशंस मैंने जो बाकी जगह से ज्वाइन किए थे वहां पे एक्सप्लेनेशन वो कुछ नहीं देते थे, जस्ट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन बहुत वेरी, एक वो इम्पोर्टेंट था। एंड और आपको अपनी उसमें एक रैंक भी होती है, आपका वीकली आपका कैसा प्रोग्रेस है ये सब भी शो करता है जब आप सबमिट करते हैं और आंसर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि आपका ग्रोथ कैसा है, आपकी रैंक क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग दोस टेस्ट सीरीज, तो आपको अपना प्रोग्रेस भी समझ में आता है। और मुझे तो कई नए नए फॉर्मूलेज भी ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, उनके आंसर्स में वो फॉर्मूलेज मिले, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। आपने नोट्स में डाल लिया होगा फिर उनको, राइट? ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वो हर्षिता। मैंने नोट्स में अपने ऐड, मैंने उसके एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में ऐड किए। ओके। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन थे, और जो कुछ मतलब फॉर्मूलेज थे वो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए थे, गुड गुड। क्योंकि वो मुझे बुक से नहीं मिले थे जो आते हैं क्वेश्चन। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम ऐसा कुछ प्रोवाइड कर पाएं कि जिससे आपकी नॉलेज का एनहेंसमेंट भी होता रहे, ना केवल प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए हम हम्म। ऑफिस भी ऐसे ही रखते हैं जो गेट के जैसे हैं, लाइक, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो हमारा मोड है वो एकदम गेट जैसा है। जब आप देते हो एग्जाम, वो कैलकुलेटर भी आपको उस तरह, हम्म। तो उसकी भी प्रैक्टिस, थोड़ा माहौल मिलता है कि एग्जाम में कैसे देना है। हाँ, जो कैलकुलेटर है वो भी गेट का कैलकुलेटर, सो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, आपको प्रैक्टिस होती रहती है ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अर्षिता, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर थैंक अचीव यू। सच गुड रैंक, एंड वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू। विश यू वेरी गुड। अब आगे, तो अब तो ज्वाइनिंग में टाइम आएगा थोड़ा, अभी तो नवंबर तक होगा। हाँ, अभी तो एग्जाम रिजल्ट, अभी ज्वाइनिंग आई थिंक 3-4 मंथ्स भी लग सकते हैं आराम से। अभी तो चिल एकदम। मैं एक्चुअली मैंने गेट का भी, ओएनजीसी का भी इंटरव्यू दिया था, तो आई एम आल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ ओएनजीसी इंटरव्यू। भी उसमें फिर तो आप दोनों में हो गया, तो फिर आप डिसाइड कैसे करोगे? तो हाँ जब एक्चुअली होगा हाँ, तब थोड़ा सा तो है, बट बाद में ही वो आंसर, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मुझे जाना कहाँ है, अगर अगर इफ आई गेट सेलेक्टेड इन ओएनजीसी। अभी आप जो गेट आ रहा है ये भी दे रहे हो? नहीं। आप अभी अभी आपका सारा मैंने नहीं। एग्जाम्स देखे? हाँ, मैंने इस साल गेट और जेएसआई के फॉर्म्स नहीं डाले थे, एक्चुअली आई वाज डूइंग रिसर्च। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये एक ईयर है, मैं एग्जाम्स की, एक्चुअली बहुत लेट हो गया ना, हर साल तो स्टार्टिंग में ही हो जाता था, ये सब एग्जाम्स के रिजल्ट आने बहुत लेट हो गया, तो मैंने सोच के रखा था कि नहीं, अगर मैं रिसर्च में फोकस रहूंगी तो फिर मैं रिसर्च करूंगी पहले, मैं 3 साल का जो हमारा रेसिडेंस पीरियड होता है वो कंप्लीट करने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर इस साल मेरा हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में, क्योंकि दो जगह आप एक साथ नहीं चल, रिसर्च अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप, मैंने सोचा मैं रिसर्च में फोकस करूँ, लेकिन हो गया तो अच्छी बात है।
तो आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे चल के आपको जी, मेरा इनिशियली नहीं था। इनिशियली मेरा इनिशियली जब मैं एमएससी में प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा रिसर्च में उतना इंटरेस्ट नहीं था। बट ग्रेजुअली मेरे जो डेजर्टेशन टीचर्स थे, उन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ना डेवलप हुआ है ओके। ड्यूरिंग माई डेजर्टेशन एंड थ्रू माई टीचर्स। तो और फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई थी। आई वॉज वर्किंग ऑन वन ऑफ द इंटरनेशनल वीनस रिसर्च ग्रुप। तो उसमें मैं वर्क कर रही थी। तो वीनस की मैपिंग और ये आर थ्रू ArcGIS एंड उससे मैं कई लोगों से, हाँ। तो मेरा वही लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था रिसर्च। तो धीरे धीरे मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ था टू रिसर्च ऑल्सो। गुड। इनिशियली नहीं था, इनिशियली एमएससी में नहीं था रिसर्च। चलो फिर अभी तो वेट करो आप अपने ओएनजीसी वाले रिजल्ट का। इसमें तो हो ही गया आपका, फिर मेक अ डिसीजन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू। ओके। और थैंक अभी यू अब सर। मस्ती करो, अब थोड़ा सा बहुत मेहनत कर लिया आपने, घूमने उमने जाओ, ट्रिप पे जाओ, है ना? चलो। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।